जय हिंद दोस्तों, आज पुनः आप सभी के बीच उपस्थित हुए हैं साइंस का एक बेहतरीन सेशन लेकर। तो आप लोग जो है कि इस सेशन को पूरा देखने का प्रयास कीजिएगा। हम जो ये सेशन ला रहे हैं आपको सभी एग्जाम के लिए मल्टीपर्पस के रूप में काम करेगा। यानी आप जहां इसका प्रयोग कर सकते हैं आपके एग्जाम में वहां पर ये आपके पास जो है कि सपोर्ट करेगा। लेकिन फिलहाल आपका ग्रुप डी का जो वैकेंसी है, एनटीपीसी का जो वैकेंसी है और आपका जो ये क्या कहते हैं एलपी सीबीटी 2 है, साथ ही बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बिहार सीजीएल, एसएससी जीडी, आपका जहां भी आपका ये सब क्वेश्चन आएगा वहां पर आपको फायदा होगा। लेकिन आप लगातार रख के मेहनत कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करने का प्रयास कीजिएगा हमारे सेशन को। तो सबसे पहले आज का मोटिवेशनल कोट है, मंजिलें भी जिद्दी है, मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है। मंजिलें भी जिद्दी है, रास्ते भी जिद्दी है, देखते हैं आगे क्या होगा कल, हौसले भी मेरे पास जिद्दी वाला ही है। इसीलिए आप लोग अधिक से अधिक मेहनत कीजिए और अपने सिलेक्शन को कंफर्म कीजिए। तो चलिए बिना कोई टेंशन लिए आपके साथ हम तैयार हैं। तब तक के लिए जो है कि आप लोग अच्छे से पूरा सेशन पढ़िएगा और आप कॉपी में भी नोट डाउन करने का प्रयास कीजिएगा। तो सिर्फ अभी सेशन होगा मेरा साइंस का, ठीक है। तो सबसे पहले आज का पहला सवाल है कि रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं। तो अभी तक तो आप रिएक्टर स्केल का नाम सुने होंगे, टी स्केल का नाम सुने होंगे या और भी एक स्केल का नाम सुने होंगे, लेकिन आप पहली बार सुन रहे होंगे रिंगेलमैन स्केल। तो रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो करते हैं धुआं को मापने के लिए। किसको प्रयोग के? धुआं को। यानी कि जैसे आपको पता है जब आप सिगरेट पीते होंगे तो देखते होंगे कि एकदम रिंग के तरह निकलता है धुआं, एकदम पूरा है, उसी में उनको भारत रत्न मिल जाएगा, ठीक है। तो वो पूरा एकदम हाफ हार कैसे करके निकालते हैं, एकदम पूरा लगता है अरे यार ये पूरा ब्रह्मांड जीत लेगा। इसका मतलब याद रखेगा कि धुआं जो निकालता है भैया वो रिंग के तरह निकलता है, यानी रिंग 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 बराबर धुआं, ठीक है। यानी रिंगेलमैन स्केल का प्रयोग जो करते हैं वह धुआं को मापने के लिए करते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा कि चक्रवातों को मापने के लिए तो 1000 बार बताए हैं टी स्केल का प्रयोग। किसका प्रयोग? टी स्केल। क्योंकि चक्रवात जो उठता है ना समुद्र में वो टी आकृति के तरह निकलता है, टी के तरह, ठीक है। याद रखिएगा, यानी कॉमन जानकारी दी आपको। यानी चक्रवातों की गति टी स्केल से, और आपका भूकंपों में जो उतार चढ़ाव होता है इसको मापने के लिए रिएक्टर स्केल किसका प्रयोग करते हैं। और भूकंपों को मापने के लिए आप लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा हम लोग सिस्मोग्राफ का प्रयोग करते हैं। और उतार चढ़ाव को मापने के लिए हम लोग रिएक्टर स्केल का प्रयोग करते हैं। और इसीलिए भूकंपों का अध्ययन सिस्मोलॉजी कहलाता है। सिस्मोलॉजी यानी सिस्मोग्राफ से उसको माप रहे हैं और सिस्मोलॉजी में उसका अध्ययन कर लेते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है कि हम लोग वायु का वेग मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो वायु का वेग मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। और याद रखिएगा कि गाड़ी के द्वारा चली गई दूरी को मापने के लिए ओडोमीटर का प्रयोग करते हैं। और गाड़ी में स्पीड की गति को गति को दिखाने के लिए स्पीडोमीटर का प्रयोग करते हैं। याद रखिएगा, ठीक है। स्पीडोमीटर, ये क्वेश्चन इस बार बिहार के बीपीएससी का जो पेपर हुआ था जो कि अभी तक विवादित है, इसको एग्जाम में पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा। और ये नौकायान या फिर जो जहाज चलती है पानी पे उसका याद रखिएगा, उसका जो चाल ज्ञात करते हैं वो टैकोमीटर से। किसे ज्ञात करते हैं? और उस पर जो समय ज्ञात करने वाला, यानी मान लीजिए बहुत बड़ा बड़ा समुद्र में जब जाता है जहाज तो उस पर समय ज्ञात करने के लिए जो है ना कुछ एक यंत्र रहता है, इसका नाम है क्रोनोमीटर। क्या नाम है? क्रोनोमीटर जो है वह समय ज्ञात करता है। कहां पे? नाव पे। कहां पे? समुद्र की नाव पे या फिर जहाज पे। और याद रखिएगा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया था कि क्रोनोमीटर के आविष्कार करता कौन थे, यानी उसका आविष्कार किसने किया था। तो अब बताइए ये बहुत बड़े हैरानी की बात है कि नहीं कि समुद्र पे जो है कि आपका नाव पे समय ज्ञात करते हैं। इसका मतलब बहुत बड़े हैरान की बात है। यानी हैरिसन, कौन किया था? हैरिसन ने किया था। और इसी तरह से एक मिलता जुलता नाम है सिम्पसन। तो सिम्पसन ने किया था क्लोरोफॉर्म का खोज। किसका खोज किया? क्लोरोफॉर्म का जो खोज किया था वह हैरिसन एवं सिम्पसन दोनों ने मिलकर किया था, लेकिन सिम्पसन थोड़ा सा फेमस नाम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पानी के अंदर
ध्वनि सुनने वाले यंत्र का क्या नाम है? तो याद रखिएगा हाइड्रोफोन। क्या नाम है? हाइड्रोफोन। पानी के अंदर ध्वनि, यानी पानी को हम लोग हाइड्रो कहते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम सुन रहे हैं तो किससे सुन रहे हैं? फोन से, यानी हाइड्रोफोन पानी के अंदर ध्वनि को सुनने के लिए, ठीक है। और पानी के अंदर जो गोताखोर अपने साथ दो गैसों का मिश्रण लेके जाता है, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, हाइड्रोजन हीलियम, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन जो होता है वह एक परमाणविक तत्व है, एक परमाणु सॉरी हीलियम, हीलियम नहीं बोले थे, एक परमाणु ना, हाँ, हीलियम जो होता है वह एक परमाणिक होता है और हाइड्रोजन जो होता है वह द्विपरमाणिक होता है। और यह क्वेश्चन इस बार एएलपी के एग्जाम में पूछा गया था कि हाइड्रोजन जो होते हैं वह एक परमाणिक होते हैं कि द्विपरमाणुक होते हैं कि बहुपरमाणिक होते हैं। तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो होता है वह द्विपरमाणु होता है। और देखिएगा हाइड्रोजन को जब लिखते हैं तो H2 लिखते हैं तो द्विपरमाणु, और हीलियम जो लिखते हैं कभी भी He2 लिखे वह देखें नहीं लिखाता है, ठीक है, तो वह एक परमाणिक हो गया। कितने परमाणिक? एक परमाणिक। और हीलियम जो होता है वह एक प्रकार का अक्र गैस होता है और हीलियम का खोज लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने किया था, याद रखिएगा। और हाइड्रोजन का खोज कैवेंडिश ने किया था। किसने किया था? कैवेंडिश ने। और हाइड्रोजन के अंतर्गत आपका एक भी न्यूट्रॉन की संख्या नहीं होती है, सिर्फ प्रोटॉन की संख्या होता है, वो भी कितना प्रोटॉन? एक प्रोटॉन। इसीलिए इसका द्रव्यमान संख्या 1 + 0 = 1 होता है। और यह भी एएलपी आपका जो एग्जाम इधर हो रहा, सॉरी टेक्नीशियन का एग्जाम हो रहा था, इसमें पूछा था आपका कि किसी भी तत्व में आपका प्रोटॉन की संख्या 15 है, न्यूट्रॉन की संख्या आपका 10 है, तो बताइए द्रव्यमान संख्या कितना होगा? तो आप लोग को बता दिए हैं कि द्रव्यमान संख्या निकालने के लिए प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं, ठीक है। और प्रोटॉन संख्या बराबर होता है परमाणु संख्या, यानी कि किसी जैसे मान लीजिए 15 परमाणु संख्या होता है फास्फोरस का, ठीक है, तो उसमें प्रोटॉन का संख्या भी 15 होगा, 15 होगा, और इलेक्ट्रॉन का संख्या भी उतने होता है 15, यानी कि परमाणु संख्या बराबर प्रोटॉन संख्या बराबर इलेक्ट्रॉन संख्या। समझ में आया? ये तीनों आपस में बराबर होता है और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को जब हम जोड़ देंगे तो वहां से द्रव्यमान संख्या मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, लेजर का फुल फॉर्म क्या होता है? लेजर किरण होता है ना, लेजर लाइट जो कि मेला समय जो मार धाड़ करवाता है वही करवाता है। लेजर लाइट कहीं पर जला देता है आदमी, बस चल गया पंगा, और जो लाइट जलाने वाला है वो फरार हो गया मार्केट से, और जो है कि वहाँ 2 आदमी भिड़ गया फालतू का, ठीक है। ये सब लेजर लाइट बहुत बड़ा कारनामा होता है। तो लेजर का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है? तो एल से लाइट होता है, वो तो आप लोग बता सकते हैं। एल से लाइट, नेविगेशन इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो लेजर जो होता है, पहले सुनिए, LASER लेजर, एल से लाइट, ए से होता है एम्प्लीफिकेशन, लेजर एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन, इमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगर हम देखते हैं आपका जो है कि रडार का फुल फॉर्म, किसका देखते हैं? रडार का। तो RADAR, RA से रेडियो हो जाएगा, रेडियो, फिर डिटेक्शन हो जाएगा एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, याद रखिएगा। ये हो गया आपका पहला, लेजर बता दिए, फिर रडार बता दिए, ठीक है, आप लोग याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और लेजर किरण का खोज पूछता है एग्जाम में कि लेजर का खोज किसने किया है? तो याद रखिएगा TH मेमन ने किया है। किसने किया है? TH मेमन, यानी थियोडर मेमन पूरा नाम है, अमेरिका का था, शायद 1860 में किया था खोज। आगे बढ़ते हैं। हाँ, थियोडर मेमन ने, याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन, आंख की जांच करने के लिए किस प्रकार के किरण का प्रयोग करते हैं? तो याद रखिएगा लेजर बीम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? लेजर बीम। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि लेजर बीम का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो याद रखिएगा अक्सर आंख की आपका सुधारने के लिए या फिर आंख का जांच करने के लिए, ठीक है। और आंख का जो आपका कहलाता है विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो EOG, EOG आंख, ECG हृदय, EEG मस्तिष्क, EEG मस्तिष्क, और EMG मास, EMG एक बार फिर से EOG, ओ लिख रहे हैं यानी ओ गोल टाइप का लिख रहे हैं तो आंख हो गया। और याद रखिएगा ECG यानी इलेक्ट्रोकार्डियो, इलेक्ट्रोकार्डियो यानी क्या हो गया? हृदय। और EEG मस्तिष्क,
और आपका ई एम, एम से मास यानी मांसपेशी, और मांसपेशी का जो गणना करते हैं यानी कितना मास है नहीं है वो BMI में करते हैं। आप लोग जब SSC GD या फिर कोई भी फिजिकल में जाइएगा तो वहाँ पर आपका ये वेट जो देखा जाता है कितना वेट है नहीं, हाइट के अनुसार वेट देखा जाता है, ठीक है। तो BMI में गणना करते हैं यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स। ये क्वेश्चन NTPC 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन तक भैया BMI का फुल फॉर्म क्या होता है, तो बॉडी मास इंडेक्स। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो वॉशिंग मशीन जो करता है वह याद रखिएगा आपका अभिकेंद्र बल पर करता है या अपकेंद्र बल पर करता है। तो याद रखिएगा अपकेंद्र बल। कौन सा बल? अपकेंद्र बल। वॉशिंग मशीन और जो दूध से जो क्रीम निकालते हैं यह दोनों में अपकेंद्र बल का काम करता है। लेकिन अभिकेंद्र यानी जब घूमने वाला, जब कोई वृत्ताकार जगह पर जब कोई वस्तु घूमेगा, जैसे मौत का कुआं देखे होंगे, मौत का कुआं जब मेला सब में लगता है तो वो एक वृत्ताकार यानी सर्किल टाइप का रहता है, उसी पे बार बार घूमते रहता है। या फिर आप बाइक जब चलाते होंगे तो अपने में जब आप चक्कर से तरह चलाते होंगे तो आप केंद्र की ओर झुक जाते हैं, ऐसे करके मोड़ सब पे भी झुक जाते हैं, तो वहां पर अभिकेंद्र प्रयोग होता है, अभिकेंद्र, ठीक है, आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि ब्यूफोर्ट स्केल पे क्या मापते हैं। कोई वाला स्केल छूट गया था, ब्यूफोर्ट स्केल। तो ब्यूफोर्ट स्केल पे जो मापते हैं इस पे हवा की गति मापते हैं, और हवा की गति से पहले हम बता दिए थे एनीमोमीटर में भी मापते हैं, ठीक है, आपका हवा का वेग या फिर हवा की गति। लेकिन हवा की गति अब लोग ब्यूफोर्ट स्केल पे भी मांगते हैं, और टी के तरह चक्रवात, टी के तरह चक्रवात, ठीक है। और आपका हम एक और बताए थे, क्या बताए थे बताइए? भूकंप को रिएक्टर स्केल, भूकंप को रिएक्टर स्केल। और एक और बताए थे रिंगलमैन स्केल, रिंगलमैन स्केल धुआं, रिंगलमैन स्केल, ये तो बोलवे नहीं कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि मिली बार स्केल पर किसका अंकन किया जाता है। तो मिली बार स्केल पर दाब का अंकन किया जाता है। किसका अंकन किया जाता है? और आप लोग को पता है दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। यानी कि मान लीजिए कि जब दाब का मान अधिक होगा तो वहाँ पर क्षेत्रफल कम लगेगा। जैसे आप नहीं समझिएगा, आपको हम समझाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मेरा पेट है, पेट पे अगर मान लीजिए इतना चौड़ा एरिया से जब इसको दबाइएगा तो कम दबाव पड़ेगा पेट पे, ठीक है, ठीक है, और कम दबाव पड़ेगा, आपको पेट में ज़्यादा मतलब टेंशन नहीं होगा, मतलब कि ज़्यादा कष्ट नहीं होगा। लेकिन वहीं जब एक उंगली से दबाएंगे तो आपको ज़्यादा कष्ट होता होगा, ठीक है। इसका मतलब जब हम क्षेत्रफल का मान अधिक रखे तो दाब कम पड़ा था, हमको कम पड़ा था, और जब हम क्षेत्रफल का मान इतनी सा कर दिए, इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिए तो दाब अधिक लग गया। यानी इसीलिए होता है दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल जो होता है वह दाब का उल्टा होता है। यानी क्षेत्रफल का मान कम होने पे दाब का मान अधिक होगा, और आपका क्षेत्रफल का मान अधिक होने पे दाब का मान कम होगा। यानी एक दूसरे का उल्टा चलता है, एक दूसरे का उल्टा चलता है। समझ में आया कि नहीं? ये सब और कहीं भी आपको दे देगा कि आपका बल इतना लगा रहे हैं, क्षेत्रफल इतना है, तो दाब निकालिए, तो दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल। और दाब का SI मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और ये क्वेश्चन सीधा पूछा था आपका इस बार LP टेक्नीशियन एग्जाम में कि दाब बराबर क्या होता है। दाब बराबर तो सीधा इसका मात्रक पास्कल होता है, लेकिन वो नहीं दिया था, ऐसे दिया था न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो आप लोग याद रखिएगा कि दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल है। बल को हम लोग न्यूटन में मापते हैं, क्षेत्रफल को मीटर स्क्वायर में, यानी न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर, न्यूटन बटे मीटर स्क्वायर। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है दूर स्थिर वस्तुओं का ताप किस यंत्र के द्वारा निकालते हैं। जैसे मान लीजिए कि दूर स्थित कोई वस्तु है, उसमें टेम्परेचर है, तो उसका टेम्परेचर कैसे पता करेंगे बिना वहां जाए हुए? तो याद रखिएगा पायरोमीटर से। अर्थात सूर्य का ताप, सूर्य दूर है, वहाँ जा नहीं सकते हैं, लेकिन हम उसका टेम्परेचर जो ज्ञात कर लेते हैं वो पायरोमीटर से। किसे ज्ञात करते हैं? पायरोमीटर। और याद रखिएगा इससे उच्च ताप को ज्ञात करते हैं, यानी 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक जिस वस्तु का टेम्परेचर है उसका पायरोमीटर से करते हैं। किसे करते हैं? यानी सूर्य का ताप पायरोमीटर से। या इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके बोलेगा कि कोई उच्च वस्तु जो गर्म है उसको ज्ञात करने वाला तापमान वाला यंत्र का नाम क्या है? तो पायरोमीटर। क्या मारिएगा?
पायरोमीटर याद रखिएगा। और ऐसे सूर्य का ताप बोलोमीटर से भी ज्ञात करते हैं, सूर्य का ताप बोलोमीटर से ज्ञात करते हैं। और याद रखिएगा सूर्य के किरणों की तीव्रता को मापने वाला यंत्र का नाम है एक्टिनोमीटर। क्या नाम है? एक्टिनोमीटर। इसीलिए जैसे क्वेश्चन आता है आपको हम बताते हैं, आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि याद रखना आपका काम है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि सोनार मुख्यतः किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो सोनार मुख्यतः जो प्रयोग किया जाता है समुद्री गोताखोर के द्वारा या फिर समुद्री यात्रियों के द्वारा। ठीक है, सोनार SONAR। और सोनार का फुल फॉर्म होता है, आपका क्या होता है सोनार का फुल फॉर्म? तो साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग याद रखिएगा, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। यानी 3 फुल फॉर्म बताए आपको, एगो लेजर का बताए, एगो रडार का बताएं, एगो सोनार का बताएं। एक बार रिवीजन कर देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा लेजर का लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड आपका इमिशन एंड रेडिएशन। और आपको रडार का बताए रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार न कहता रडार के रेंज में नहीं आना, नहीं तो वो कैप्चर कर लेगा वहाँ क्या झोलझाल चल रहा है बॉर्डर पे, पाकिस्तान वाला क्या कर रहा है। तो याद रखिएगा रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। और याद रखिएगा आपका तीसरा जो बताए सोनार, ये हो जाएगा साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन। और सोनार में जो है कि पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं। किस तरंग का? और आपको पता है 3 प्रकार का तरंग होता है, अवसरव तरंग, सरव तरंग और पराश्रव्य तरंग। अवसरव तरंग जो होता है वो 20 हर्ट्ज से नीचे होता है, सरव तरंग जो होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है, और पराश्रव्य तरंग जो होता है वह 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है। ठीक है, और इसी को अल्ट्रासोनिक वेव के नाम से भी जानता है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है विभवांतर को किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? विभवांतर को याद रखिएगा पोटेंशियोमीटर से मापते हैं या आपका विभव मापी से मापते हैं। किससे मापते हैं? विभव मापी या पोटेंशियोमीटर से मापते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बताना है दूध की शुद्धता किस यंत्र के द्वारा मापते हैं? लैक्टोमीटर। किस यंत्र के द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। और दूध में अगर कोई झोलझाल करके अगर कोई दूध ला रहा है तो उसको हम अगर कैसे हम जानेंगे कि यह दूध सही है कि खराब है? तो उसका एक विधि होता है, गड़बड़ विधि। कौन सी विधि? गड़बड़ विधि। यानी कहता है दूध में कोई गड़बड़ तो नहीं किया है, तो संयोग से नाम वही रखा गया है, गड़बड़ विधि। यानी सीधा बोलेगा कि गड़बड़ विधि का प्रयोग किस लिए करते हैं? तो दूध की शुद्धता को मापने के लिए। ठीक है, या फिर दूध की शुद्धता का पता लगाने के लिए। ठीक है, और प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर। 26 और संविधान दिवस भी, राष्ट्रीय पर्यावरण संरक्षण दिवस भी। चलिए बहुत अच्छा, वेरी गुड, अच्छा तैयारी हो रहा है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्रशीतक में ताप कैसे कम किया जाता है? तो प्रशीतक का मतलब होता है रेफ्रिजरेटर। ठीक है, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज। तो फ्रिज में जो कोई वस्तु का जो टेम्परेचर है वो एक समान रहता है या उसको कम करके जो रखते हैं वायुमंडल के टेम्परेचर से हम कम करके उसमें रखते हैं, कोई वस्तु खराब नहीं होता है, क्योंकि किसी वस्तु को शुद्ध रखने के लिए 4 डिग्री सेल्सियस की आवश्यकता होती है। ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर रहेगा तो आपका खाना बिल्कुल आपका मतलब कि सेफ रहेगा। तो द्रव अमोनिया के वाष्पन से, क्योंकि अमोनिया गैस का प्रयोग रेफ्रिजरेटर में किया जाता है, जिसको हम लोग फ्रियोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रियोन भी कहते हैं। और फ्रियोन अमोनिया का यौगिक है। किसका यौगिक है? अमोनिया का यौगिक है। और अमोनिया का सूत्र होता है NH3। और जब अमोनिया तक पहुंच गए तो इसका आविष्कारकर्ता भी हम बताए हैं, रैमजे एवं रेले। अमोनिया का खोज किसने किया है? प्रिस्टले ने किया है। किसने किया? सॉरी प्रिस्टले, रैमजे एवं रेले अक्र गैस का खोज किया है। ठीक है, याद रखिएगा ऑक्सीजन और अमोनिया ये दोनों का खोज प्रिस्टले। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा कि स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम कितनी लंबाई ज्ञात की जा सकती है? स्क्रू गेज की सहायता से न्यूनतम जो हम ज्ञात कर सकते हैं मिमी के 100वें भाग। आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, और 10 mm
को अगर उसको फिर से 10 से डिवाइड करते हैं तो समझ सकते हैं 1 mm बचेगा, और 1 mm के 100वें भाग तक को हम निकाल सकते हैं स्क्रू गेज से। किसे निकाल सकते हैं? स्क्रू गेज से निकाल सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सीधा क्वेश्चन पूछेगा कि स्क्रू गेज से हम कितना दूरी माप सकते हैं, तो आपको बताइएगा कि मिमी के भी 100वें भाग, मिमी के भी 100वें भाग। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है परमाणु घड़ी में कौन सा तत्व का प्रयोग करते हैं? सीजियम का। किसका प्रयोग करते हैं? सीजियम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है, अगला क्वेश्चन बताना है सोलेक्सा क्या है? सोलेक्सा जो है वह सौर ऊर्जा संचालित एक रिक्शा है, सौर ऊर्जा के द्वारा संचालित एक रिक्शा है, ठीक है, जिसको सोलेक्सा कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलेक्सा। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि नेफोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं? तो नेफोस्कोप का प्रयोग करते हैं बादलों की दिशा एवं गति को ज्ञात करने में। बहुत फेमस क्वेश्चन है, यहाँ भी एगो स्कोप मिल गया, ठीक है। तो नेफोस्कोप का प्रयोग जो करते हैं वो उड़ते हुए बादलों की गति और दिशा, और बादल को हम लोग पिछले सेशन में बताए थे, बादल को हम लोग मेघ बोलते हैं, और मेघ यानी मेघालय, मेघालय में आपका महिला और पुरुष के बीच कम गैपिंग है। यही भैया है टैलेंट, ठीक है, आपको याद करवाने का यही जुगाड़ है। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है प्रथम ऑटोमोबाइल, मतलब कार वगैरह या फिर मतलब कोई भी गाड़ी चकड़ा, तो प्रथम ऑटोमोबाइल का निर्माण किसने किया था? तो कार्ल बेंज ने। किसने किया था? कार्ल बेंज ने प्रथम कार बनाया था, जो कि आपका स्वचालित वाहन था एक। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली का खोज किसने किया है? तो सौर प्रणाली का खोज किसने किया है बताइएगा? केपलर। किसने किया है? केपलर। केपलर जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का। केपलर कहाँ का था? जो कि आपका सौर प्रणाली या सोलर सिस्टम, यानी कि कैसे कैसे कौन कौन सा ग्रह कैसे कैसे घूमते हैं नहीं घूमते हैं, यह केपलर ने खोज किया था, और केपलर का संबंध जर्मनी से। लेकिन इस पूरे सौरमंडल का खोज किसने किया था? तो पूरे सौरमंडल का खोज कोपरनिकस ने किया था। किसने किया था? कोपरनिकस ने। और कोपरनिकस का संबंध भी याद रखिएगा कौन देश से है? तो कोपरनिकस याद रखिएगा पोलैंड का था। कहाँ का था? यानी कोपरनिकस कहाँ का? पोलैंड का। और केपलर कहाँ का? जर्मनी का। कहाँ का? जर्मनी का। और याद रखिएगा दोनों ने एगो अलग अलग सिद्धांत भी दिया था, यानी सूर्य केंद्र सिद्धांत और भू केंद्र सिद्धांत। तो इसके लिए हम जुगाड़ भी आपको देख के रुके हुए हैं। तो याद रखिएगा सरसू का क्वा का सुका, सरसू का क्वा का सुका, यानी सु से सूर्य केंद्र सिद्धांत, का से कोपरनिकस, और दिए थे भू केंद्र सिद्धांत में भुट्टा दिए थे। भुट्टा जो खाते हैं हम लोग मक्का वाला, ठीक है, भुट्टा। तो भुट्टा यानी भू केंद्र सिद्धांत टॉलमी, भू केंद्र सिद्धांत टॉलमी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, जड़त्व का नियम किसने दिया है? गैलीलियो। जड़त्व का नियम गैलीलियो। और जड़त्व का नियम जो होता है वह याद रखेगा, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से भी जानते हैं, या न्यूटन के प्रथम गति नियम को भी जानते हैं। और न्यूटन के प्रथम गति नियम याद रखिएगा आप लोग कि उसे कहते हैं अगर कोई वस्तु अपने दिशा में चल रही है तो वह चलते रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे, तब तक वो नहीं रुकेगी। अर्थात याद रखिएगा कि वह जड़त्व को दिखाता है। या फिर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम में ही रहेगी, जब तक कोई उस पर बाह्य अटैक नहीं करेगा तब तक वो नहीं हिले डुलेगा। तो अर्थात वो जड़त्व यानी कि वो अपने जड़ में जो है कि आराम से वो मतलब चिपका हुआ है। यानी प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं या गैलीलियो का नियम भी कहते हैं। और याद रखेगा न्यूटन के दूसरे गति नियम को क्या कहते हैं? तो संवेग का नियम कहते हैं। और न्यूटन के तीसरे गति नियम को हम लोग क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या फिर कहते हैं। और यह नियम महात्मा गांधी पे लागू नहीं होता था, क्योंकि महात्मा गांधी कहते थे कि एक गाल में मारते थे दूसरा गाल भी दे देते थे। लेकिन आजकल के आदमी पे न्यूटन का तीसरा गति नियम लागू होता है। अगर आप इसको इधर मारिएगा एक थाप तो आपको 4 थाप लगा देगा। इसका मतलब न्यूटन के गति नियम से भी हाई फाई नियम चल रहा है, ठीक है, याद रखिएगा। लेकिन महात्मा गांधी पे यह नियम लागू नहीं होता था, ठीक है राहुल, ठीक। अगला क्वेश्चन बताना है प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम किसने दिया है? तो प्रकाश का प्रकीर्णन का नियम सीवी रमन ने दिया है, क्योंकि प्रकाश के नियम इन्होंने 1928 में दिए थे, आप लोग को पता है। और आगे चल के 1930 में इनको
प्रथम नोबेल पुरस्कार मिला था और यह भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, जो कि भौतिकी क्षेत्र में दिया गया था प्रकाश के प्रकीर्णन के खोज के लिए। और इनका हैप्पी बर्थडे हम लोग 28 फरवरी को मनाते थे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। लेकिन विश्व विज्ञान पूछेंगे तब, तो विश्व विज्ञान जब पूछेंगे तो 10 नवंबर और 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। सीवी रमन। और आगे चल के 1954 में जब भारत रत्न का शुरुआत हुआ तो कुल 3 व्यक्ति को दिया गया था 21 साल। 3 व्यक्ति में से पहला व्यक्ति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उसके बाद पुरुषोत्तम दास को भी मिला हुआ था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को मिला हुआ था, और आपका तीसरा व्यक्ति यही सीवी रमन थे, याद रखिएगा, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि टिंडल प्रभाव जो होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन पर ही आधारित है। टिंडल प्रभाव प्रकाश के प्रकीर्णन पर आधारित है। और याद रखिएगा कि अगर कोई बोल दे कि जो घटना घटित होता है प्रकाश से संबंधित, अगर कोई कलर आ जाए उसमें कि आकाश का रंग नीला, समुद्र का रंग नीला या फिर सूर्य का ललिमा रंग, तो आप प्रकीर्णन लगाइएगा। क्या लगाइएगा? अर्थात स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि स्टेथोस्कोप जो डॉक्टर प्रयोग करते हैं वो किस नियम पर आधारित है? तो ध्वनि के प्रावर्तन, कान में जो लगाते हैं वो सब, तो वो ध्वनि उसमें जाता है और ध्वनि के प्रावर्तन पर है। ध्वनि के प्रावर्तन पर प्रयोग करता है स्टेथोस्कोप। और याद रखिएगा स्टेथोस्कोप का आविष्कारकर्ता भी पूछता है, तो स्टेथोस्कोप का आविष्कार करता है लेनेक। कौन है? लेनेक। स्टेथोस्कोप का आविष्कार करता है लेनेक। कौन है? लेनेक। अगला क्वेश्चन आप लोग को बताना है कि विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस तत्व का बना होता है? टंगस्टन का। टंगस्टन का संकेत होता है W। क्या होता है? W। और इसका परमाणु संख्या कितना होता है आप लोग बताइए? इसका परमाणु संख्या जो होता है वो आप लोग याद रख लीजिएगा 74 होता है। कितना होता है? 74। और इसका जो गलनांक होता है वो याद रखिएगा 3370 डिग्री होता है। कितना होता है? और एक जलते हुए बल्ब का तापमान 1500 डिग्री से लेके 2500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है एक जलते हुए बल्ब का तापमान, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट सवाल आप लोग बताइएगा कि अंतरिक्ष किरणों का खोज किसने किया है? तो बहुत आदमी का खटिया खड़ा हो जाएगा यार ये अंतरिक्ष किरण क्या होता है? तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कॉस्मिक किरण, ठीक है। तब बहुत का आंसर आएगा अरे यार ये तो विक्टर हेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विक्टर हेस। तो कॉस्मिक किरण का हिंदी नाम होता है अंतरिक्ष किरण, जिसको हम लोग इसके आविष्कारकर्ता विक्टर हेस थे। तो आज का सेशन आप लोग को कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और अपने एग्जाम की ओर दिन ब दिन एक एक कदम आप नज़दीक बढ़िए और अपने सिलेक्शन को एकदम फोड़ के आप समझिए कि इस बार लेना है तो लेना है नया साल में। तो आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।